हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंप्लीट प्रोफेसर पे। मैं हूं मोहम्मद अनस। फ्रेंड्स, ये क्लास 9 कंसाइज केमिस्ट्री का पहले चैप्टर की दूसरी वीडियो है। ये पार्ट 2 है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स, हमने सिंबल्स पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम वैलेंसी से शुरू करेंगे। Valency. What is valency? The valency of an element is a measure of its combining power with other elements. वैलेंसी क्या है? वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर को कहते हैं। किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल में जो एटम्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि वैलेंसी कितनी होगी। मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं हम फॉर एग्जांपल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। इसकी फर्स्ट सेल में कितने एटम होते हैं? 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी सेकंड और आउटर मोस्ट लेयर में कितने होते हैं? 6। तो किसी भी लेयर में आपको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। तो इसमें कितने की ज़रूरत है? इसे 2 की ज़रूरत है। इसके पास 2 कम है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी? -2। अगर हम एग्जाम्पल में सोडियम ले लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। अब इसका जब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसकी लेयर में, तो इसकी पहली लेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी लेयर में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने हो गए? 10। अब बचे कितना? 1 होगा इसकी आउटर मोस्ट लेयर में, तो इसकी वैलेंसी होगी +1। +1 क्यों? आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए, अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट लेयर में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी होगी प्लस में। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट लेयर में 4 से ज़्यादा और 8 से कम 4 से ज़्यादा और 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी होगी माइनस में। अब अगर किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट लेयर में अगर मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ना ज़्यादा है ना कम है, तो उसकी वैलेंसी होगी 0। मान लीजिए किसी भी आउटर मोस्ट लेयर में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी +-4 होगी। +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है, क्योंकि वो बीच का है। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी होगी प्लस में। अगर 4 से ज़्यादा और 8 से कम है तो इसकी वैलेंसी होगी माइनस में। अगर 4 हैं इलेक्ट्रॉन, पूरे 4 हैं, तो इसकी वैलेंसी +- दोनों होगी। और अगर 8 हैं किसी बाहरी लेयर में, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं पूरे, तो उसकी वैलेंसी होगी 0। फॉर एग्जाम्पल हम नियोन ले लेते हैं। नियोन, NEON, नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10। इसकी पहली लेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाहरी दूसरी लेयर में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी बाहरी लेयर में, आउटर मोस्ट लेयर में पूरे 8 कंप्लीट हो गए, तो यानी कि इसकी वैलेंसी होगी 0। तो इस तरह से आप वैलेंसी को याद कर सकते हैं कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो आप उसकी वैलेंसी इजीली निकालेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आई होप आपको ये वैलेंसी का टॉपिक समझ में आ गया हो। अब इसकी मॉडर्न डेफिनेशन भी है। अब मैं आपको वो मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। देखिए, मैं जो बात कर रहा था वही बात इसमें है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन लूज, गेन और शेयर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ द एटम्स आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मॉडर्न डेफिनेशन दी गई है वैलेंसी की कि वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कि कोई एलिमेंट कितना ले सकता है और कितना दे सकता है। यहाँ पर लेन देन की संख्या को वैलेंसी कहा गया है, यानी कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही वैलेंसी कहते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। किसी भी
एलिमेंट में जो बाहर के, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की पहली लेयर में 2, हर एलिमेंट की पहली लेयर में 2 ही होते हैं, ये यूनिवर्सल लॉ है। अब बाहरी लेयर में कितने होंगे? 6, तो यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मैं आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाऊंगा कि ये इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ आयन। व्हाट इज आयन? आयन एटम्स को ही कहते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या आ जाता है कि ये चार्ज एटम होते हैं। ये निगेटिवली भी चार्ज हो सकते हैं और ये पॉजिटिवली भी चार्ज हो सकते हैं। अब ये निगेटिव, अब एटम आयंस बनते क्यों हैं और कैसे बनते हैं, आपको बताता हूँ। एटम्स जब आपस में रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन में एटम्स आयंस में चेंज हो जाते हैं। देखिए, एन आयन इज ए पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम which are formed by loss or gain of electrons by an atom or group of atom। जब केमिकल रिएक्शन होती है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द आयंस आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन के दौरान आयंस बनते हैं। अब ये निगेटिव भी चार्ज हो सकते हैं और पॉजिटिव भी। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी। तो इनके कुछ नाम हैं। पॉजिटिव आयंस आर नोन एज कैटायंस। पॉजिटिव आयंस को हम कैटायंस कहते हैं और निगेटिव आयंस को हम एनायंस कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, निगेटिव आयंस आर नोन एज एनायंस। शेयरिंग ऑफ एटम्स के हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 atom of chlorine combines with 1 hydrogen atom to form a molecule of hydrogen chloride, so the valency of chlorine is 1। देखिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, और तो यहाँ पर कितनी जरूरत पड़ रही है? देखिए, 1 एटम ऑफ क्लोरीन किससे कंबाइन हो रहा है? 1 हाइड्रोजन एटम से। यानी कि जब 1 और 1 मिल रहे हैं तो दोनों की वैलेंसी हो गई बराबर। जब दोनों की वैलेंसी बराबर हो गई, जब दोनों बराबर संख्या में मिल रहे हैं, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी और क्लोरीन की वैलेंसी बराबर होगी, इसलिए सो द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। आगे चलते हैं। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखिए, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? वाटर बनाता है, H2O। तो इस H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम होता है। तो इसका मतलब यह है कि देखिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी तो गई -1, यानी कि उसके पास 1 कम है। अब जब 2 हाइड्रोजन हो गए तो कितनी की कमी हो गई? 2 की, यानी कि -2 कुल मिलाकर इसकी वैलेंसी हो गई। अब जब ये रिएक्शन करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एटम जो है बराबर संख्या में होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो ज़रूर होना चाहिए। जब 2 की ज़रूरत है, जिसे 2 की ज़रूरत है उसे कौन देगा? वही तो देगा जिसके पास 2 ज़्यादा होंगे। जब ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 ज़्यादा हैं। तो इस वजह से हम इस तरीके से वेरीफाई करते हैं कि किसकी वैलेंसी कितनी है। अब देखिए, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ रहे हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए? 2, यानी कि इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? +2। आगे भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके उसे देख लेना, उसे डाउनलोड कर लेना। आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब एक नया टॉपिक है वेरिएबल वैलेंसी। ये भी वैलेंसी ही है, लेकिन ये अलग तरह की वैलेंसी है। वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? देखिए, कुछ एलिमेंट, सारे नहीं, कुछ एलिमेंट एक से ज़्यादा
वैलेंसी को शो करते हैं, एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है उनकी। तो जिसकी एक से ज़्यादा वैलेंसी हो उन्हें कहते हैं हम, उस वैलेंसी को कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। देखिए क्लियर लिखा हुआ है, सर्टेन एलिमेंट्स यानी कुछ खास एलिमेंट्स एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंसी दैट इज दे शो वेरिएबल वैलेंसी, उनके पास एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है। अब रीज़न फॉर वेरिएबल वैलेंसी के होने के रीज़न क्या है, देखिए an atom of an element can sometimes lose more electrons than are present in its valence shell। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी एलिमेंट को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, लेकिन वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, मतलब कम या ज़्यादा कर देता है वो। तो इस वजह से वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इसका बस यही रीज़न है और ज़्यादा इसका रीज़न नहीं है। दैट इज़ देयर इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पेनुल्टिमेट सेल टू, देयरफॉर सच एन एलिमेंट इज सेड टू बी एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। अब देखिए इसके कुछ रूल्स हैं, आप उन्हें मतलब जो एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं उन्हें कुछ याद करने कुछ रूल भी होंगे। और देखिए रूल्स हैं, इफ़ एन एलिमेंट एग्जिबिट टू डिफरेंट पॉजिटिव वैलेंसीज देन वी यूज द सफिक्स मतलब किसी भी वर्ड के पीछे लगने वाला पार्ट, वी यूज द सफिक्स ओस OUS फॉर द लोअर वैलेंसी एंड द सफिक्स IC फॉर द हायर वैलेंसी। देखिए अगर किसी एलिमेंट की 2 पॉजिटिव वैलेंसी हैं +2 या और +3, फॉर एग्जांपल +2 और +3, अब इनके पीछे OUS लगेगा जिसकी वैलेंसी कम है, यानी वैलेंसी किसकी कम है, +2 वाले की। तो +2 वाले को हम के आगे हम OUS लगाएंगे, और जिसकी ज़्यादा है यानी कि +3 उसकी वैलेंसी में हम लगाएंगे IC। तो जिसकी वैलेंसी दोनों वैलेंसी में से जो वैलेंसी बड़ी है, जिसकी वैलेंसी बड़ी है उसके आगे लगाएंगे हम IC, और जिसकी वैलेंसी कम है उसके आगे लगाएंगे हम OUS। देखिए यहाँ पर लिस्ट है टेबल 1.3 एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल वैलेंसी। आयरन मेटल, ये मेटल है आयरन, इसकी वैलेंसी क्या है 2 और 3। तो जिसकी यानी कि देखिए क्लियर है कि 3 बड़ा है और 2 छोटा है, तो जो 2 छोटा है उसका आगे लगा दिया इन्होंने OUS, यानी फेरम वो था ना फेरम, तो उसका आगे लगा दिया OUS। जो बड़ी है 3 उसका आगे लगा दिया IC। देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जिसकी वैलेंसी कम है उसका आगे लगा दिया OUS, जिसकी वैलेंसी ज़्यादा है उसका आगे लगा दिया IC। तो बस यही रूल है। और क्या कहेंगे इसे, आयरन ऑक्साइड FeO। ये लिखते समय हमें आपको ये लिखना पड़ता है, ये जो है डबल जिसे हम यूज़ कर रहे हैं नीचे आयरन 3, ये 2 क्यों है यहाँ पर, क्योंकि वैलेंसी इसकी 2 है। ये 3 क्यों है यहाँ पर, इसकी वैलेंसी 3 है। इसे लिखने का तरीका है और इसे बोलने का तरीका फेरस और फेरिक। अब आता है अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, कॉपर की वैलेंसी कितनी है 1 और 2। अब कौन सी छोटी है 1 वाली, तो इसके आगे लगा दिया OUS, और कौन सी बड़ी है ये 2 वाली, तो इसका आगे लगा दिया IC। तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक हो गई, इसके कंपाउंड का नाम क्या हो गया क्यूप्रस और क्यूप्रिक। तो यहाँ पर 1 लिखा है, ये जो है पर इसकी वजह से लिखा है 1, यहाँ पर 2 है तो इसकी वजह से यहाँ पर 2। इसे लिखने का तरीका CU2O। अब ये जो फॉर्मूला है इसे लिखना हम आगे सीखेंगे, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम किस कंपाउंड का फॉर्मूला किस तरीके से लिख सकते हैं। आपको बस अभी फ़िलहाल ये याद रखना है कि हम किसे क्या बोलते हैं, किसका आगे क्या लगाना है। तो पूरी लिस्ट है देखिए, मरकरी, लीड और टिन। अब है अगला फॉर्मूला, देखिए अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन
टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। किसी भी एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन होते हैं क्या बनाने के लिए? मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। सो इट इज़ पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। तो इसके लिए ये पॉसिबल है कि मॉलिक्यूल्स को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करें। अब यही है बस, देखिए द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नोन एज फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला। किसी भी मॉलिक्यूल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी भी मॉलिक्यूल्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला कहलाता है या फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला कहलाता है। बात एक ही है, मॉलिकुलर फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। ए मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑल्सो नोन एज केमिकल फॉर्मूला। एक मॉलिकुलर फॉर्मूले को हम केमिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। एम्प्लॉयज सिंबल टू डिनोट द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट में कंटेन वन और मोर एटम्स ऑफ इट। किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एलिमेंट या एक एटम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन कंटेन्स 2 atoms and are written as H2, O2, N2, Cl2, Br2 and I2 respectively। देखिए, हम H2 किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, Cl2 क्लोरीन, Br2 ब्रोमाइन, I2 आयोडीन। किसी मॉलिक्यूल्स में एक से ज़्यादा एटम या एक एटम हो सकता है। आगे चलते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला। सिग्निफिकेंस क्या है मॉलिकुलर फॉर्मूले के? द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड हैज़ क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस। इट रिप्रेजेंट बोथ द मॉलिक्यूल एंड द मॉलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। देखिए, सबसे पहले मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है ये पता होना चाहिए। मॉलिकुलर फॉर्मूला सबसे पहला ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। आपका नाम आपको रिप्रेजेंट करता है। आपका नाम आपकी आइडेंटिटी बताता है कि आप कौन हैं। मॉलिकुलर मास रिप्रेजेंट करता है। इसमें मॉलिकुलर फॉर्मूला मास भी रिप्रेजेंट करता है, मास भी इसमें लिखा हुआ होता है। द रेस्पेक्टिव सेकंड है द रेस्पेक्टिव नंबर्स ऑफ डिफरेंट आइटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। देखिए, जब किसी कंपाउंड में, कंपाउंड कैसे कब बनता है? जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं या उससे दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो तब जाके कंपाउंड बनता है। कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है। तो जब कंपाउंड में दो एटम्स होते हैं, दो एलिमेंट्स के एटम होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी संख्या भी आगे पीछे हो सकती है। देखिए, H2O बहुत ही फेमस कंपाउंड है, H2O यानी वाटर। तो वाटर में ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये भी रिप्रेजेंट करता है कि इस कंपाउंड में यानी या इस मॉलिक्यूल में किस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट हैं। कैसे? देखिए, H2O, H के आगे क्या लगा हुआ है? 2, यानी कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। ऑक्सीजन में जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था वहाँ पर माना जाता है 1। तो ऑक्सीजन में कितने एटम हैं? 1। तो इसमें जाहिर सी बात है, क्लियर है कि H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है। नीचे इसमें भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मूला CO2 मीन्स दैट। इसमें यह है कि CO2 में कार्बन का तो क्या है? 1 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एलिमेंट्स के एटम की संख्या को भी रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलर मास को भी रिप्रेजेंट करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हर एग्ज़ाम के लिए, हर क्लास के लिए। आपको इन्हें ज़रूर से ज़रूर याद रखना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के सिग्निफिकेंस क्या हैं, फॉर्मूला क्या होता है,
सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल्स के सिग्निफिकेंस क्या हैं, तो आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 1.5 रेडिकल्स। अब हम रेडिकल्स पढ़ेंगे। द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज यूजली मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर सेपरेटली नोन एज रेडिकल्स। देखिए, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है वो 2 या उससे ज़्यादा पार्ट्स से मिलकर बना होता है। उन पार्ट्स को यानी उन हिस्सों को अलग अलग करके बोला जाए तो उन्हें कहते हैं रेडिकल्स। जैसे देखिए H2O, H2O किससे मिलकर बने हैं, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन एक रेडिकल हो गया और ऑक्सीजन एक रेडिकल हो गया। फॉर एग्जांपल CO2, CO2 किस किस से मिलकर बना है, कार्बन से और ऑक्सीजन से। तो कार्बन एक रेडिकल हो गया और ऑक्सीजन एक रेडिकल हो गया। HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन एक रेडिकल हो गया और क्लोरीन एक रेडिकल हो गया। तो जो कंपाउंड एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं उन्हें अगर अलग किया जाए तो उन्हें अलग करने पर जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम रेडिकल्स कहते हैं, उन्हें हम रेडिकल्स कहते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ए मोलिक्यूल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड हैज़ 2 पार्ट्स, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड हैज़ 2 पार्ट्स, पोटेशियम एंड क्लोराइड। क्लोराइड और पोटेशियम अलग अलग रेडिकल्स हो गई। देखिए जो भी उसके हिस्से हैं ना, आप उन्हें ही रेडिकल्स कहेंगे। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन एक रेडिकल्स हो गया, ऑक्सीजन एक रेडिकल्स हो गया। तो जो भी कंपाउंड आपको मिले, जो जो उसमें है उसका आप रेडिकल्स कह सकते हैं। आगे चलते हैं। सो पोटेशियम इज 1 रेडिकल एंड क्लोराइड इज द अदर रेडिकल्स। सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट में क्या है, मैग्नीशियम एक रेडिकल है और सल्फेट एक रेडिकल है। हैज़ मैग्नीशियम एंड सल्फेट एज रेडिकल्स। ठीक है, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। देखिए इसके यहाँ पर रेडिकल्स की और डिफाइन करके डेफिनेशन दी गई है। ए रेडिकल्स इज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट बिहेव्स एज ए सिंगल यूनिट विद अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब मैं आपको बताऊं कि रेडिकल्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। रेडिकल्स क्या है, रेडिकल्स एटम या एटम्स के ग्रुप को कहते हैं जो किसी भी कंपाउंड में होते हैं। अब मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन एक रेडिकल्स हो गया, क्लोराइड एक रेडिकल्स हो गया। तो हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है और क्लोराइड किससे बना है, क्लोरीन से। तो क्लोरीन भी एक एलिमेंट है। तो किसी भी दुनिया में हर चीज़ का एक एटम होता है, तो हम उसके लिए एलिमेंट की जगह यहाँ पर एटम यूज़ कर रहे हैं। एटम यानी कि एटम बात वही है कि हाइड्रोजन और क्लोराइड, यहाँ पर एटम के लिए यूज़, हाइड्रोजन और क्लोराइड के लिए यूज़ एटम हुआ है। तो हाइड्रोजन और क्लोराइड क्या हो गए, रेडिकल्स हो गए हाइड्रोजन क्लोराइड में। आगे चलते हैं। ए रेडिकल इज कॉल्ड ए सिंपल रेडिकल व्हेन इट इज एन एटम ओनली लाइक सोडियम Na+। देखिए एंड मैग्नीशियम Mg2+। सिंपल रेडिकल्स उन्हें कहते हैं कि किसी रेडिकल्स में वो अकेला ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। जैसे कि अब हम बोलें कि H2O हाइड्रोजन, वाटर, तो इसमें रेडिकल्स क्या हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन सिर्फ अकेला एलिमेंट है, इस हाइड्रोजन एलिमेंट में हाइड्रोजन अकेला है, इसमें इसके अलावा और कोई नहीं है। जिस रेडिकल में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे हम, या फिर एक ही एटम हो उसे हम सिंपल रेडिकल कहते हैं। जैसे कि देखिए लाइक सोडियम Na, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। एंड मैग्नीशियम, इसमें सिर्फ मैग्नीशियम है। जिसमें सिर्फ एक ही हो उसे कहते हैं सिंपल रेडिकल्स। आगे चलते हैं। इट इज़ नोन एज ए कंपाउंड रेडिकल्स व्हेन इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप
ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटम्स पॉलीएटॉमिक ब्रैकेट में लाइक सल्फेट मेड अप ऑफ 1 सल्फर एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम। देखिए पहले वाले में मैंने बोला था आपको सिंपल रेडिकल्स में कि वो रेडिकल्स जो सिर्फ जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उन्हें हम सिंपल रेडिकल्स कहते हैं। दूसरा टर्म है कंपाउंड रेडिकल्स, इसमें दो हो जाते हैं। यानी कि अब देखिए कंपाउंड रेडिकल्स का एग्जाम्पल क्या है, सल्फेट। सल्फेट किससे मिलकर बना है, सल्फेट बना है सल्फर के एक एटम से और ऑक्सीजन के 4 एटम से। तो यानी कि जब सल्फेट एक रेडिकल्स है तो इसके भी 2 पार्ट हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं। कौन कौन से, सल्फर और ऑक्सीजन। इसमें 2 हो गए तो ये हो गया कंपाउंड रेडिकल्स। और जिसमें एक एलिमेंट हो उसे कहते हैं सिंपल रेडिकल्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते, नोट में लिखा हुआ है एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखिए यहाँ पर इसका कुछ ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं साल्ट और वाटर बनाने के लिए। एग्जाम्पल में एक न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन दी गई है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है। अब जब दोनों ने आपस में रिएक्शन की तो क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड। क्लोराइड है पोटेशियम क्लोराइड, एक साल्ट होता है प्लस वाटर। देखिए आपको मैं बेस और एसिड पहचानने की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जिसके आगे आपको हाइड्रो लिखा हुआ मिल जाए, हाइड्रोक्साइड, वो हो जाएगा बेस, क्लियर। और जिसके आगे आपको एसिड मिले वो तो है ही एसिड, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिसके आगे आपको हाइड्रोक्साइड मिले उसे कहते हैं बेस, और जिसका आगे आपको एसिड मिले उसे कहते हैं एसिड। तो ये बेस और एसिड ने आपस में रिएक्शन की, क्या बनाया, एक साल्ट, और क्या बनाया, वाटर। तो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। आगे चलते हैं। When a salt is dissolved in water, it splits up into constituent radicals. The basic radicals are found to carry positive charge and so are termed electropositive radicals or cations. ये क्या बोल रहा है कि जब किसी नमक को पानी में घुलाया जाता है, पानी में घोला जाता है, जब किसी नमक, ये क्या बोल रहा है, जब किसी नमक को पानी में घोला जाता है तो ये टूट जाता है। किस किस में टूट जाता है, अपने रेडिकल्स में। और जो बेसिक रेडिकल होता है, यानी कि जो बेस है, बेसिक रेडिकल्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। उस पॉजिटिव चार्ज करने वाले रेडिकल्स को हम क्या कहते हैं, किस टर्म से पहचानते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स और कैटायंस। जब ये टूटता है तो दूसरा पार्ट जो बनता है वो क्या करता है, वो होता है एसिडिक रेडिकल। पहला होता है बेसिक रेडिकल, दूसरा होता है एसिडिक रेडिकल। जो एसिडिक रेडिकल होता है वो चार्ज कैरी करता है निगेटिव, और निगेटिव चार्ज की वजह से इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स या एनायंस। देखिए आपको याद रखना है कि जब नमक को पानी में मिलाया जाता है, घोला जाता है, तो वो टूट जाता है। जब वो टूटता है तो एक बनता है बेसिक रेडिकल और दूसरा बनता है एसिडिक रेडिकल। जो बेसिक रेडिकल होता है वो चार्ज कैरी करता है पॉजिटिव, और जो एसिडिक रेडिकल होता है वो चार्ज कैरी करता है निगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, जो रेडिकल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखिए जो पॉजिटिव करेगा उसका आगे लगा दीजिए आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव या कैटायंस। जो निगेटिव करता है यानी एसिडिक, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव या एनायंस। आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। अब आपने ऊपर एक इक्वेशन पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करके बनाते हैं पोटेशियम क्लोराइड यानी साल्ट प्लस वाटर। तो इसमें, इस इक्वेशन में पोटेशियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल है एंड क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। पोटेशियम क्लोराइड एक साल्ट है
इसमें जब ये पानी में घुलती है तो पोटेशियम क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल है, और क्लोराइड क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल है। तो आगे चलते हैं। आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि रेडिकल्स हैव देयर ओन कंबाइनिंग पावर या वैलेंसी। रेडिकल्स के पास उनकी खुद की वैलेंसी होती है, एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू दिस कंबाइनिंग पावर दैट दे फॉर्म केमिकल फॉर्मूला, और इसी वैलेंसी की वजह से वो केमिकल फॉर्मूला भी बनाते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन द कंपाउंड एमोनियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला है NH4 ब्रैकेट में 2CO3 कोमा एमोनियम। अब इसमें देखिए, इन एमोनियम कार्बोनेट में एमोनियम यानी कि NH4 प्लस, NH4 क्या है, एमोनियम है, तो ये भी एक रेडिकल्स है, ये कंपाउंड है ना, एमोनियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, तो इसमें एमोनियम एक रेडिकल है और कार्बोनेट एक रेडिकल है। तो देखिए, कार्बोनेट और एमोनियम आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो इनकी कुछ ना कुछ वैलेंसी तो होगी ना, तो ये वैलेंसी है इनकी, इसी वजह से ये आपस में रिएक्शन कर पा रहे हैं। देखो, इसमें कार्बोनेट की वैलेंसी है -2 और एमोनियम की वैलेंसी है +1, जिसमें मान लीजिए मुझे 2 की कमी है मुझ पे, तो मुझे जब मेरी ज़रूरत कब पूरी होगी, जब एक एक देने वाले 2 होंगे, यानी जब 2 मिल जाएंगे मुझे देने वाले, तब मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इसी वजह से एमोनियम 2 है और कार्बोनेट अकेला है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 3, लेकिन ये कार्बोनेट जो 3 है, ये CO3 पूरा ही अकेला कार्बोनेट है, इस पूरे को ही कार्बोनेट कहते हैं, और इसे NH4 को कार्बोनेट कहते हैं। ये 3 यहाँ पर कार्बोनेट की संख्या नहीं बता रहा है, यहाँ पर ये कार्बोनेट में ही इस्तेमाल किया गया है। देखिए, यहाँ पर है CO3 -2 वैलेंसी, यानी कि CO3 कार्बोनेट की -2 वैलेंसी है, और ये पूरा रेडिकल्स है, तो 1 प्लस, यानी कि यहाँ पर 1 इसकी प्लस की वैलेंसी है। तो आपको याद रखना है कि रेडिकल्स की खुद की उनकी वैलेंसी होती है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का बाकी पार्ट मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हम उस समस्या का ज़रूर समाधान निकालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ।